अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इलियास और प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मेरा आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम अमेरिका से वापस नहीं आई, वैसे ऐसा ऐसा लौट रही हैं। मैं आपको भी ले जाती हूँ साथ, ताकि आप भी फिर हम एक ही कश्ती पे सवार हो जाएं। बिल्कुल ठीक है जी। अपना पहला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, टॉप स्टोरीज। टॉप स्टोरी तो कल की एक ही है जी, कि कल हमारी तमाम पार्टियों, उसका आल पार्टीज इजलास नहीं था, आल पार्टीज पार्लियामेंट्री कमेटियों का इजलास था। सरबराहों को बुलाया था, कुछ और लोग भी थे, सारे थे, और एक बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ जिसमें बहुत अच्छी एक फजा में सभी ने गुफ्तगू की और मुतफ़िका करारदादें भी पास की, अलामिया जारी किया। अलामिया जारी किया, करारदाद अलामिया जारी किया। जिस अलामिया का मतलब ये था कि अगर भारत ने पानी बंद किया तो ये हम इसको अपने खिलाफ जंग समझेंगे। और नंबर 2 बल्कि नंबर 1 ये था कि कश्मीर पे पूरी कौम इकट्ठी है और अपोजिशन दोनों मुतहद हैं। इसमें कोई अगर हुआ तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। कश्मीर के मसले पर, पानी के मसले पर यकजहती का इजहार किया गया, फौज की कुर्बानियों को सराहा गया और यह भी कहा गया कि जो इंडिया कह रहा है स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक की हमें, यह दावा गलत है, यह झूठ है। अच्छा, अब दुनिया कह रही है, आज डिटेल है कि बीबीसी ने क्या कहा कि अभी सबूत नजर नहीं आते, वाशिंगटन पोस्ट ने क्या क्या, न्यूयॉर्क टाइम ने कहा, सभी की राय ये है कि मामूली से ज़्यादा फायरिंग हो गई थी। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा इसको उन्होंने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक का नाम दे दिया और चौकियों से फौजी तो निकलते ही नहीं। न्यूयॉर्क टाइम ने कहा कि इनके इंडियन स्पाई तो चौकियों से बाहर नहीं निकलते, अपने बंकर से बाहर आते ही नहीं, डर के मारे, खौफ के मारे। ये कहा कि स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक हो गई या कुछ हो गया। तो लगता है कि दुनिया ये उनके, बल्कि बरतानवी फौज से मुकाबला किया गया, मुकाबला तो नहीं बल्कि बरतानी फौज के जो माहिरीन है वो कहते हैं कि इंडियन फौज जो है वो प्रोफेशनली बड़ी वीक फौज है। तो ये सारा अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। उस पर बनने के शौक में वो जो उनका मकाम था वो भी जाता जा रहा है। उनके पास जो असला है उसकी तफसील आ रही है, वो कितना ऑब्सोलीट हो गया उसका जिक्र आना शुरू हो गया है, वो किस तरह कुछ इफेक्टिव नहीं हो सकता पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, उसका तस्करा आना शुरू हो गया है। और यह भी आना शुरू हो गया है अगर पाकिस्तान और चीन मिल गए तो इसका भुरकस निकाल देंगे। और यह भी मुश्किल, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लड़ना इंडियन फौज के बस में नहीं है। ये सारे एक्सपोजर करा दिया अपने इलेक्शन के चक्कर में। आज वो आर्टिकल भी है जिसमें बताया गया कि ये भी कहा गया है कि ये कांग्रेस ने कहा कि भाई ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक नहीं थे, ये हमारे खिलाफ थे इलेक्शन के ज़माने में। बल्कि जावेद नकवी ने तो कुछ शेर भी कोट किया है जिसमें लगता है कि कोई चुनाव तो नहीं हो रहा, ये जो फायरिंग हो रही है बॉर्डर पे, कोई चुनाव, कोई इलेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये जो सूरत पैदा होती है कि अपने ही उनके खिलाफ, और कल फिर उनके जो दवल हैं, उनके सिक्योरिटी चीफ अजीत, और ये अजीत दवल, ये वही दवल है, मैं दवल ही कहता हूँ, इतना ही कहता हूँ, वैसे कुछ लोग उसे डेवल कहते हैं। वो इसकी एक तकरीर बड़ी वायरल हुई थी एक जमाने में, जिसमें इसने किया कि ये होगा तो हम बलूचिस्तान पे ये कर देंगे। ये जिसका मतलब था कि इनसाइड ये जो जितनी अपनी करते रहते हैं पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां, उसका एक तरह का उन्होंने एतराफ किया हुआ था। फिर कहा गया ये तो पहले की वीडियो है जब वो भी सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बने थे। फिर कहा गया कि ये शायद दानिस्ता तौर पर इसको लीक किया गया है ताकि पाकिस्तान को डराया जाए। फिर कहा गया कि नहीं, उन्होंने नहीं, हमारी एजेंसियों ने लीक किया है ताकि बताया जाए कि इनके इरादे क्या हैं। जो भी स्टोरीज हों उनके नाम से ये बात मंसूब भी है और ये कहा जाता है कि वो इंडिया ने ये स्ट्रेटजी बना रखी है कि पाकिस्तान जब कुछ करे तो उसका जवाब बलूचिस्तान में दिया। अब बलूचिस्तान में जवाब देना आसान नहीं है। गुलभूषण को भी पकड़ लिया हमने और अंदर भी जो उनकी जितने भी वो स्लीपिंग कैंप्स थे, स्लीपर्स थे, वो सारे हमने एक तरह के अनअफेक्टिव कर दिए। छोटे मोटे टेररिज्म के वाकयात, बड़े टेररिज्म के वाकयात भी होते रहते हैं, लेकिन एज ए होल जो वहां एक मसला था उसको हमने खासा काबू कर लिया है। तो अब कल सब लोगों ने एक तरह की एक मुतफ़िका करारदादें पास की, पानी पर, कश्मीर पर, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक पर, सब पे बातें की और बलूचिस्तान के बारे में भी कहा कि ये जो पॉलिसी उसकी है वो ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद बाहर आकर भी सबसे पहला जो वहां एक्सपोजर था वो बिलावल का था। बिलावल पहली बार किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस पे इतने सियासतदानों के साथ आए हैं। अपने लीडरों के साथ बात करना तो और बात होती है, जिस अंदाज में एतमाद के साथ वो हाथ मिला रहे थे नवाज शरीफ से, लगता था कि वो अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभरता हुआ देख रहे हैं। साथ शहबाज, वो एतजाज हसन और खुर्शीद साथ खड़े हैं और बीच में ये नौजवान गुफ्तगू कर रहा है। उर्दू जरा कमजोर है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन मुझे लहजे में बेनज़ीर का लहजा नहीं, मुझे उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का लहजा नजर आया। थोड़ा सा अंग्रेजी बोलते हुए मुझे लगा जैसे भुट्टो बोल रहे हैं। ये ऐसे मेरे ज़हन में खटका होगा, मुझे लगता नहीं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगा।
तो अभी तो वो एक इमेज बिल्ड हो रहा है, उसके करिश्मा बिल्ड होगा कि नहीं होगा, लोग उसकी क़यादत को माने कि नहीं माने। अभी सीनियर लोग अंकल्स उसके गिर्द खड़े होकर शो कर रहे हैं कि हम इसको अपना लीडर मान रहे हैं, लेकिन कितना मानता है। उसने कहा जी हमें इसमें कश्मीर के मसले पर हम हुकूमत का साथ दे रहे हैं, और जब उन्होंने पनामा लीक्स का कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है बड़ा स्कैंडल है, लेकिन हम इमरान खान की सोलो फ्लाइट के साथ नहीं जा सकते। शाह महमूद कुरैशी मारे ना जाए, उन्होंने कह दिया कि हुब्बुल वतनी पे तो कोई शक नहीं मुझे, नवाज शरीफ की, उन्होंने बाहर आके बात की, सभी ने बात की, बल्कि फारूक सत्तार को तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा भी हम आप ही की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मानते हैं, लंदन वाली को नहीं मानते, उनको तसल्ली दी। अचकजई का बयान, सभी ने एक तरह से इसको इंडोर्स भी किया और इस बात का ख्याल भी किया कि वो पाकिस्तान की इस घड़ी पे हम कब सब इकट्ठे हैं। सिराजुल हक साहब ने कहा, बिल्लौर ने कहा कि मसला कश्मीर को नई जिंदगी मिल गई है, कामल फारूक सत्तार ने भारत आजमा ले मुंह की खाएगा, इस तरह की बात की, और फजल रहमान ने तो कहा कि एक आवाज हो के सब हम लड़ेंगे वगैरह। सभी ने एक तरह की एक गुफ्तगू की, एक अच्छा वहां से एक इमेज उभरा है। और इधर इंटरनेशनल प्रेस जो है वो भारत का मजाक उड़ा रहा है स्ट्रेटजिक स्ट्राइक पर। खुद आज इफ्तिखार गिलानी का भी आर्टिकल है जो वहां उस वक्त क्या हो रहा था जब ये खबर आई थी, वो दिल्ली की कहानी, वो बाद में मजाक के आर्टिकल वगैरह के सिलसिले में हम देखेंगे उसमें क्या शक्ल थी, क्या नक्सल था जी। अच्छा, दूसरा हमारी यहाँ कल की एक दूसरी खबर ये थी कि हमारे आर्मी चीफ जो थे वो मंगला कोर के दौरे पे गए। मंगला कोर बहुत इंपॉर्टेंट कोर है, ये स्ट्राइक कोर है या आर्मर्ड कोर है, दो ही आर्मर्ड कोर है हमारे पास। आर्मर्ड डिवीजन तो ज्यादा होगी, या हर कोर के अंदर एक बटालियन आर्मर्ड की होती है, लेकिन ये आर्मर्ड कोर जब होती है इसका मतलब टोटल आर्मर्ड कोर स्ट्राइक फोर्स है। एक ये है, एक मुल्तान की कोर है। अच्छा, इस कोर का मूव करने का मतलब होता है कि आप यहां से अगर काटेंगे तो जम्मू और कश्मीर को काट देंगे इंडिया से, और यही उन्होंने मूव की थी जब ब्रास टैक्स मशकों पर इंडिया ने तासुर दिया कि वो राजस्थान को काट सकता है। इन्होंने इसी कोर को रावी चनाब सेक्टर पर मूव किया था, उनको डर पड़ गया और 16 डिफ फौज अपनी लपेट कर भागे कि पाकिस्तान कश्मीर को काट देगा, हम राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, वो कश्मीर को काट कहेगा आप करो बात हमारे साथ, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो ये वो कोर है जिसका मतलब स्ट्राइक कोर है, यानी कि ये दिफा के लिए कम अटैक के लिए ज्यादा होती है। जब अटैक बल्कि होती है अटैक के लिए, तो वहां का दौरा किया और साथ उन्होंने लाहौर के कोर कमांडर भी, गुजरांवाला के कोर कमांडर भी और पेशावर के कोर कमांडर को भी लिया कि अगर मसलन इंडिया बड़ा अटैक करता है इस पूरे इलाके में, पंजाब में, तो एक तरह से हम काउंटर अटैक तो हमारी ये कोर लॉन्च करेगी, उस पर जो असर लाहौर में पड़ेगा, पेशावर तक जो असर पड़ेगा, उसको हम कैसे फेस करेंगे, यानी ये दिखाने के लिए। और मिलिट्री डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशन के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है वो भी वहां मौजूद थे, जिसका मतलब है एक ऑपरेशनल तैयारी जो थी, जंग अगर छिड़ जाए तो हम इंडिया को कैसे काटेंगे या जवाबी कैसे झपटेंगे, वो उसकी हिकमत अमली थी। अगर वो आ भी जाए तो उसको अपने एटमी हथियारों की जद में कैसे लेंगे, वो सारी कहानी थी। अब वाघा बॉर्डर पर देखो, हमारे यहाँ वो रोज परेड हो रही है, उनके यहाँ स्टॉल खाली हैं, हमारे यहाँ स्टॉल। अब किसी ने कल स्टोरी दी, हमारे जर्नलिस्ट पे जाते हैं ना, कि यहाँ तो फसलें उगी हुई हैं, लोग खेतों में काम कर रहे हैं, उनके पूछा जाओ ना कि यार मच्छर बहुत है, इनको मच्छर कुछ ठीक कर दें और बिजली का मसला ये हल कर दें, बाकी हमें कोई डर नहीं। इनका क्या डर है हमें, ये रोज करते रहते हैं। हमारे आजाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाए, फौजियों को ले गए, साफियों को पता चला कि वो लोग काम करते फिरते हैं, कोई उनको डर ही नहीं है, और उधर खाली पड़े हैं। इंडियन साइड पे उनके स्टॉल खाली थे, वहां किसी इंडियन शहरी ने तस्वीर बनाना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ कितने लोग बैठे हुए हैं और कितना हजूम है, हमारा खाली है, तो उसको पकड़ लिया और पकड़ के तूने गद्दारी कर दी है, तू तस्वीर बना रहा है। तो वहां की सूरत हाल ये है, हमारी सूरत हाल जरा उससे बड़ी मुख्तलिफ सी नजर आती है। तीसरी चीज जो कल नजर आई, वो हालांकि बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक तरह कि तालिबान ने फिर कंदोज पे हमला किया है और कब्जा कर लिया। उनका कहना है उन्होंने पुलिस पहले भी किया था, ये शहर शुमाली इलाके में है, वहां कब्जा करने का मतलब है कि तालिबान की हर तरफ हुकूमत है। दूसरी बात ये हो रही है कि हिकमत जार जो है उसकी और अशरफ गनी की एक तरह की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। इसमें बहुत करा, अशरफ एक आर्टिकल भी आज अशरफ गनी को माफी दे दी वगैरह वगैरह, अशरफ गनी ने माफी दे दी, माफी क्या देगा बेचारा खुद भी। तो ये सारी खबरें आज की बुनियादी तौर पर यही खबरें हैं जी। और एक वो केजरीवाल नहीं है उनका अवामी, उसने भी कहा बताओ ये सर्जिकल स्ट्राइक का तुम्हारे पास क्या सबूत है, कहाँ हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, बताओ तो सही। तो बड़ी खबरें आज की यही हैं जी, और मेरे ख्याल में यही बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसको देखा जाए।
एक हाँ छोटा सा ड्रामा इंडिया में और भी हुआ है। बारामूला पे उन्होंने किसी कैंप पे कहा हमला किया, एक आदमी मारा गया, पर चला कोई मारा ही नहीं गया, कोई हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने एक और हाइप क्रिएट करने की कोशिश की थी, और पहली में फंसे हुए, दूसरी क्या करेगी। और वो भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन के सिलसिले में सारा कुछ किया है इन्होंने। तो बहरहाल ये बड़ी खबरें हैं आज की, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना अगला सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनसाइट। जी मीर साहब, आर्टिकल्स। पहला तो जी इफ्तार गिलानी का आर्टिकल, वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे जब जवाहरलाल नेहरू भवन यानी कि दफ्तर खारजा का जो दफ्तर है उस पर एक हलचल थी। जमेरात को ब्रीफिंग देते हैं, लेकिन उस दिन वक्त तय नहीं था कि कब हो रही है, और अचानक पैगाम आया कि आपको एक इमरजेंसी स्पेशल ब्रीफिंग दी जा रही है। एंड उस वक्त कंट्रोल लाइन पे कुछ गड़बड़ हो रही थी, और ख्याल था कि ये मामूल की गड़बड़ है, उसके बारे में कोई ब्रीफिंग देंगे। लेकिन वहाँ पहुँचे तो उनका DGMO भी मौजूद था, दफ्तर खारजा मौजूद था, जो कि वो बहुत रेयर हुआ है कि फ़ौज का जनरल भी वहाँ मौजूद हो दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में, वो भी मौजूद था। और उन्होंने बताया कि उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के रात की तारीकी में बाहर जाके हमला किया है, और दुश्मन के बहुत से यानी पाकिस्तान के बहुत से लोग मार दिए हैं, और स्पेशल दस्तों ने ये कार्रवाई की है। और हम, लेकिन आखिरी फिक्रा ये था, लिखा बयान पढ़ा उठ के चले गए कि आखिरी फिक्रा ये था कि हम सरहद को पुरसकून रखना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का वाक़या अब आइंदा नहीं होगा। गोया ये कहा कि हमने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर दी है, मान लो या कर दी है, और इसके बाद हम कुछ नहीं कर, लोगों को बताना है हमने। कहना बाहर निकले तो लोग भंगड़ा डाल रहे थे उनके दफ्तर के बाद, बीजेपी के दफ्तर के बाद। वहाँ मिठाइयाँ बांट रहा था एक ठेकेदार जो एक इमारत बना रहा है, और कुछ लोग जो हैं ट्रैफिक जाम था बीजेपी के ऑफिस के बाहर, और कांग्रेस के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने मुलतवी कर दी। और उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि ये तो हमला जो है ना, ये पाकिस्तान पे नहीं किया उन्होंने, हम पे किया है। इलेक्शन होने वाले हैं हरियाणा में और पंजाब, इस इलाके में, उसके असरात कुछ लगता था कि कुछ पैदा हो रहे हैं, जिसका अच्छा एक कुछ रेस्टोरेंट ने 20% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। अबे होते खाने चले जाते देखो कि क्या क्या वहाँ उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या उन्होंने कल अफसर ने कहा कि मोदी ने अपनी 56 इंच की छाती दिखाई है। उन्होंने कहा नई बात क्या हुई है, पता है कि मामूली बात ही नहीं, ये होती रहती है सरहदों पर, तो आज इतनी हाइप क्यों क्रिएट की जा रही है। तो उनका कहना यही है कि इसका उत्तर प्रदेश और पंजाब के इलेक्शन है जिसको वो लड़ना चाह रहे हैं, और उन्होंने इज्जत और मौत का, अमित शाह ने भी, और इन्होंने इज्जत और मौत का मसला, जिंदगी और मौत का मसला बना दिया हुआ है। लेकिन ये दूसरे आर्टिकल में है, जावेद नकवी ने कहा कि यही काम वाजपेयी ने जंग के लिए 1 साल फौज को खड़ा किया, फिर लाहौर गए और नतीजे के तौर पर इलेक्शन हार गए, और मनमोहन सिंह ने कोई रिएक्शन शो नहीं किया, बल्कि सुलह का एक तरफ पैगाम 2008 में, और हैरानकुन हद तक 2009 के इलेक्शन जीत गए। तो ये, लेकिन मोदी का प्रॉब्लम ये है कि उसने तारीख नहीं पढ़ी, तो इक्लीज हील जो कहते हैं, वो कहते हैं ना जंग में होम और वर्जल, यही तो उनकी तारीख है कि उसको पानी में गोता दिया, कि नजूमी ने कहा जल्दी मर जाएगा शहजादा, तो पानी में गोता दिया तो हील डूबने से रह गई थी, एड़ी। किसी में यह है कि आग में जलाया तो बाप ने रोक लिया, इतना हिस्सा बच गया, वही कमजोरी बन गया, वगैरह वगैरह। यानी किसी शख्स की कमजोरी, उसकी कमजोरी यह है मोदी की उसने तारीख नहीं पढ़ी, ये जावेद नकवी कहते हैं। लेकिन इफ्तिखार गिलानी के आर्टिकल में यही है। और राहुल जो है वो कोई 300 किलोमीटर की उनसे रैली निकाली हुई है, वो भी इलेक्शन के सिलसिले में बड़ा। उन्होंने क्या कि हो रहा था कि 148 मराठी जो थे वो मुस्ताफी हो रहे थे असेंबली के मेंबर, चाहे किसी पार्टी के भी हों, और उस इलाके में गुजराती में पाटिल लोग जो थे ये सारी रिजर्व सीटें मांग रहे हैं उनके लिए, तो सारे एक तरह की चुप से कर गए। तो मोदी का जो इलेक्शन का था उसमें उन्होंने कहा कि इसका ये है कि इक़्तिदार पर ये भूखे शेर पे बैठ के आया है, और भूखे शेर को फिर आप कुछ खिलाना मतलब पड़ता है ना जी, तो ये उसकी खुराक दे रहे हैं उस भूखे शेर की, वरना तो ये खा जाएगा, इन्हें खा जाएगा जब उतरेंगे। तो इनका किस्सा यही है। उन्हें बल्कि किसी निजी महफिल में RSS जो इनके साथी है उनके एक लीडर ने कहा कि मोदी ने अपनी गुजराती खसलत दिखाई है। गुजराती खसलत का मतलब है कि कारोबारी ज़हन दिखाया, सियासी काम नहीं किया है। ये कारोबार है कि वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं, चाहे उसका कुछ भी असरात हो मुल्क पर, उसको इसकी परवाह नहीं है। और ये इस तरह के सारा लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई एक किताब है, बीइंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया, बीइंग द अदर,
द मुस्लिम ऑफ इंडिया, ये किताब में बहुत से वाक़यात हैं उसमें जिन लोगों ने 47 से बारे में सच बोलने पे लोग आमादा नहीं है। उस वक्त उन्होंने आइन स्टीफन का हवाला दिया जी, जिसमें आइन स्टीफन ने स्टेट्समैन में लिखा था कि कुछ ऐसी कमेंट्स थे जो इंडिया के खिलाफ जाते थे तो उसको बुला के डांटा था माउंट बेटन ने। आइन स्टीफन वो बंदा जिसने पाकिस्तान में बहुत सी किताब लिखी है, पाकिस्तान न्यू नेशन ओल्ड कंट्री, और ये स्टेट्समैन कलकत्ता का एडिटर था, फिर दिल्ली में आ गया था। तो ये यानी कि उस जमाने से ही हम कश्मीर की हैसियत को समझने से इनकारी हैं। अगर किसी ने कह दिया कि इस मसले को तय करो, इसको सॉल्व करो, तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्होंने इसी सूरत हाल का तज़किरा किया है। जावेद नकवी के आर्टिकल जिसमें मैंने अभी हवाला भी दे दिया है, खुलासा उसका आखिर में यही है कि इसको तारीख का शऊर नहीं है। हालांकि जावेद नकवी अपने एक खास पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। गलबन शेर यह है कि सरहद पे बहुत तनाव है, क्या कुछ पता करो, वो क्या है इलेक्शन को चुनाव है क्या, कि जो इतनी टेंशन बॉर्डर पे हो रही है तो क्या इलेक्शन हो रहे हैं, कि ना यहाँ भी इलेक्शन हो रहे हैं। तो शायद ने ठीक ही बात की है, और वहाँ इसी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है वो बड़ी 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 हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि टेंस हुई है। बहुत सी बातें और भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस बात पर जो मैंने जोर देना चाहता था वो जोर दूंगा, ताकि कुछ और आर्टिकल है जिनको मैं, एक आर्टिकल आज अमजद साकिब साहब का है जिसमें उन्होंने खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, बहुत से लोगों के गिलक्रिस्ट का हवाला दिया है, M.A. म्यूर का हवाला दिया है, अंडर्स बार्कर का हवाला दिया है, रेना एक फ्रांसीसी है उनका दिया है, स्पेंडलर का हवाला दिया है। खुलासा इसका ये है कि ये जो जिसको हम कौमियत कहते हैं, ये जुबान तो होती है, जोग्राफिया भी होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा एक सियासी चीज़ नहीं है। ये यहाँ ज़्यादा तौर पर ये एक रूहानी मादी या सियासी चीज़ नहीं है, बल्कि रूहानी चीज़ है। मसलन हमारी तारीख मुश्तरक होगी, हम आइंदा मुश्तरक काम करना चाहेंगे, तो वो हमारे हीरो जहाँ हमने फतूहात हासिल किए हैं, जहाँ हमने कुछ नाकामियाँ उठाई हैं, जहाँ हमारी मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, जहाँ हमारी इमारतें हैं, ये मुश्तरका होंगी। और इसी के जोर पर जिसको कहा ना उसने कि इनका तारीख का शऊर नहीं है, तो ये तारीख का शऊर शामिल होता है। तो उन्हें सारा हवाला देकर ये साबित किया है कि ये जो कौमियत जिसको हम कहते हैं, जिसके लड़ते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। और हमारी कौम एक उस जिसमें हम कहते हैं ना खास है तरकीब में कौम रसूल है। मैंने कहा कि ये सारे हवाले सारे बड़े बड़े पॉजिटिव से हवाले, रूहानियत के हवाले, और कौमियत को जुराफिया नस्ल रंग को शामिल करते हुए उससे अलग करना, एक तरफ रंग नस्ल कौम है, दूसरा अकीदा नजरिया तसव्वुर तहजीब फलां चीज़ें हैं, उसको मिक्स करना, ये कहाँ से लिया है। आखिर पता चला कि इन्होंने नोट दिया कि मैंने फलां किताब से लिया है। वो किताब हमारे पुराने दोस्त साथी भाई क्लास फेलो डॉक्टर अब्दुल कादिर की है, यहाँ जिसके साथ मैंने कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं सिर्फ पढ़ा, बल्कि प्राइमरी स्कूल से लेकर हम इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। तो भाई वो हमारी बात, वो हमारा जाने वाला कोई लिखेगा, इसलिए मुझे उसमें बहुत अपनायत भी लगी। और डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब वैसे भी माशाल्लाह बड़े एक सॉलिड और पक्के आदमी है। एक दो आर्टिकल मैंने अलग से अंग्रेजी के देखे हुए हैं, ये बड़ा, एक तो पीप स्कॉटलर का आर्टिकल है, ये तो खैर लिखता ही एम्पायर्स एंड ट्रस्ट इन अफगानिस्तान, इसका ओपिनियन उन्हें कि अफगानिस्तान में अभी उन्होंने एक कबायली सरबराह हज करके आया था, इन्होंने उस पर हमला किया, घर पे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, 1300 लोग मारे गए सिविलियन। अमेरिका इसका जिक्र नहीं करेगा। इस तरह के वाकयात होते हैं। उन्होंने कहा हिकमत यार आ रहे हैं, हिकमत यार के खिलाफ लिखा 97 में छुपा हुआ था, ये है वो। अब अशरफ गनी ने उसे गोया माफ़ी दे दी है, हालांकि वो और कोशिश करेगा कि वो UN से उसको टेररिस्टों के फहरिस्त से खारिज करवाए। तो ये सारी बातें करने के बाद उन्होंने कहा कि असल बात यह है कि ये हुआ क्या है। उन्होंने कहा सारी लड़ाई हीरोन की है। वो तो ओसामा बिन लादेन को भी कहते हैं कि CIA ने उन्हें इसी काम के लिए भेजा था। जब अमरीकी आते हैं हेरोइन का कारोबार बढ़ जाता है। CIA अफगानिस्तान में असल एजेंडा जो है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। वो एजेंडा यही है कि यहाँ हीरोइन, और जब तालिबान की हुकूमत आई तो हीरोइन का कारोबार बंद हो गया, CIA को उसके शेयर के पैसे मिलने बंद हो गए। तो उसके नतीजे के तौर पर तो उन्हें सारी बहुत सी मिसालें दी कि 93% हीरोइन वहां से जाती है, और अमेरिका के आने के बाद यह काम दोबारा शुरू हो गया है। अमेरिका जो वहां मौजूद है हीरोइन के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए, कुछ कहते हैं सेंट्रल एशिया से तेल लेने के लिए है, लेकिन ये साफ कहता है हीरोइन के लिए ही सारा कुछ करते हैं। ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने इसी काम के लिए वहां भेजा था। जब बात नहीं चली तो फिर उसको सारी किस्सा उन्होंने बदल दिया। और एक आर्टिकल आज सऊदी हुकूमत के बारे में है कि यमन में क्या कर रहे हैं सऊदीज, और ये अब कुछ लोगों का ख्याल है, उनमें शायद मैं भी शामिल हो सकता हूँ एक हद तक। मतलब यही है कि सऊदीज दौर पहले तो 3 दौर आए,
फिर शाह सऊद का पॉइंट ऑफ व्यू और था, फिर शाह फैसल का और था। ये जो नई फैमिली आई है, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन आई है, ये और तरह सोच रही है। और इनकी सोच के नतीजे के तौर पर यमन और सारी सूरत हाल जो नक्शा पैदा हो रहा है, यानी कि मोहम्मद बिन नाइफ हो या मोहम्मद बिन सलमान हो, इन्हीं के आने के बाद जो थर्ड जनरेशन है वहाँ की सूरत हाल बदली है। और सऊदीज को इस नुक्ता नज़र से देखकर वो अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि वहाँ असल जो है, अच्छा अब एक है कि वो एपोकलिप्स के अब आखिरी जंग होने वाली है, दज्जाल आएगा, उसको ये किया जाएगा, फिर हज़रत ईसा आएंगे। तो उसकी कहानी पूरी मुस्तफ़ा कौल ने लिखी है कि वहाँ ये तस्वर पैदा हो रहा है कि मेहदी आने वाले हैं बस अभी चंद दिनों में, उसके बाद हज़रत ईसा आएंगे और सारी जंग। हज़रत ईसा तो हमारा नज़रिया ये है कि हजूर नबी करीम की उम्मत में होंगे, उनका कीदा ये है कि हमारे निजात जिंदा होंगे, हमारी फतह होगी। तो ये आखिरी जंग की बातें जो हमारे औलिया मकबूल जान भी करते हैं, उधर भी लोग करते हैं। तो उसके हवाले से ये कुछ तस्करा इसका किया गया है और कुछ बातें इसी हवाले से बयान की गई हैं जी। और मुस्तफा खान जी प्लेजो से, रसूल बख्श प्लेजो से मिलते रहते हैं और कहते हैं कि हमारी केमिस्ट्री ये है कि मैं जब सवाल करता हूँ वो बोलना शुरू कर देते हैं, मैं उनको पूछता नहीं सवाल। उनको वो कभी नहीं पूछा तुम्हारे सवाल का मतलब क्या है, मैंने कभी नहीं पूछा आपके जवाब का मतलब क्या है। तो कहते मैंने एक दिन कहा कि ये आपने क्या किया आम लोगों की तरह। उन्होंने कभी कभी कुछ आदमी कर देता है, फिर उसके बारे में उसे बाद में सोचना पड़ता है, वजाहत करनी पड़ती है। उन्होंने ये था कि अपने बेटे एजाज प्लेजो को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। तो इन्होंने कहा ये तुमने क्या किया। आप कहते हैं लेकिन लेटेस्ट ऐलान आया है कि जिसमें कहा कि मेरी पार्टी का इस नई पार्टी से एजाज प्लेजो की पार्टी कोई ताल्लुक नहीं है, यानी बेटे से कतई ताल्लुक कर लिया उन्होंने कहा 85 साल की उम्र में एक बंदे को गाँव तक ये लगा कि अब सिर्फ गुफ्तगू करनी चाहिए। अब वो फिर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर निकला है। फिर GM सैयद और सब लोगों कादर मक्सी के बाद फाजल रहू के मरने के बाद ये इन तहरीकों के साथ जो लहदी पसंदी क्या हुआ और सिंध का सियासी चेहरा जो है पीपल्स पार्टी रही, अगरचे उनकी उमंगों और तमन्नाओं का जो अक्स था वो उनकी कौम परस्त पार्टियां ही हैं। तो दोनों में जो फ़र्क है वो नज़र आता है और उसका आता है जी। आज हारून रशीद ने जी जिक्र किया था मैंने कि उमर फ़ारूक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, सलाहुद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, पता नहीं किस किस का जिक्र भी किया है कि एक डाकू था जो उनके टीपू सुल्तान के हाथ मुसलमान हुआ था, उसके बाद जंगलों में गायब हो गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ता रहा वगैरह वगैरह, इस तरह की वाक़या लिखी है। लेकिन उन्होंने एक बात लिखी है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में कहा कि अहले बैत का नाम बड़े एहतराम से लेते थे। वह हजाज बिन यूसुफ जैसे लोग जो थे नौ मुस्लिमों से जजिया लेते थे, उन्होंने बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा कि जजिया बंद कर दिया तो उन्होंने कहा आमदन कम हो जाए, किसी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि खुदा ने हजूर नबी करीम को तहसीलदार बना के तो नहीं भेजा था, पैसे टैक्स कलेक्टर तो नहीं थे। अब पता नहीं अरबी में तहसीलदार के लिए उसको क्या लफ्ज़ होगा, उन्होंने तर्जमा तहसीलदार ही किया है। और ये सारा, लेकिन इमरान खान के बारे में कहा कि अब ऑर्गेनाइज पार्टी होगी, खिलाफ बोलते रहते हैं, अब उसमें सलाहियत पैदा हो गई है कि वो कुछ कर सकती है और वो इक़्तिदार में आ भी सकती है। लेकिन आ जाएगी तो नून लीग क्या करेगी, वो कैसे रिएक्ट करेगी, ये कैसे रिएक्ट करेंगे इनकी पार्टी, तो मुल्क में सुकून तो नहीं होगा अगर बदल भी जाए। तो इस किस्म के हवाले से उन्होंने इसको किया है। बहर ये आर्टिकल आज मैंने बहुत सारे इकट्ठे पढ़ दिए हैं। कभी कभी दोस्त मशवरा देते हैं कि कम आर्टिकल पढ़ो, लेकिन हर आर्टिकल पर मुनासिब तबसरा भी करते जाओ। आज बहुत से आर्टिकल में बहुत सी मालूमात थी, इसलिए मैंने चाहा कि उनको इस हवाले से जो है बयान कर दिया जाए। वजाहत मसूद ने भी कौम की साख बल्लन लाहौर की गलियाँ लिखी हैं। बल्लन की दीवारों में वो एक गाना था कि बल्लन की गलियों में, तो उन्होंने कहा आजकल लाहौर की गलियों में भी मुझे लगता है। और परवेज़ मुशर्रफ के बयान को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, अच्छी बात है। ये हमारे इस तरह के दानिश्वर बहुत सी पानी उन्होंने कहा जब पाकिस्तान, उसने लिखा है जावेद चौधरी, जब पाकिस्तान बना था तो महाजरीन का दूसरा मसला पानी का था। इंडिया ने पानी बंद किया, सतलुज ब्यास रावी का। जो बात ये लोग नहीं बयान कर सकते, जहाँ बयान उनको मालूम है वो पानी बंद क्यों बंद किया था। उन्होंने अपनी करेंसी की कीमत कम की थी, चाहता था हम भी करें, हमने नहीं की डॉलर के मुकाबले में। रिजल्ट निकला कि वो जो हमारी पर्सन खरीदता था वो महंगी पड़ती थी उन्हें, और इंडिया ने उसके जवाब में हमारा पानी बंद कर दिया ताकि हम भी करेंसी कीमत कम करें। तो उसके बाद सिंध ताश का माहिदा हुआ और सारा हम यहाँ तक पहुंचे। तो साफी साहब कुछ खासे ही इलाकाई होते जाते हैं, हो गए हैं काफ़ी अब। तो वो कहते हैं कि ये जो फाटा की इस्लाहत हो रही है ये कर देंगे, नवाज शरीफ तो मौसम होंगे, वरना ये एक मुजरम होंगे तारीख के। बहरहाल ठीक है, मुकदमा सब हर एक को अपना अपना पेश करना चाहिए, लेकिन उसको हमें उसी अंदाज से समझना चाहिए। बिल्कुल जी, फिलहाल वक्त हुआ है नाज़रीन छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन, पर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपना आखिरी सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है इनपुट। और स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है रिजवान रजी साहब, बहुत ही रिनाउंड एनालिस्ट हैं, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, जो कि डिफेंस जनरल साहब हमारे सिंध के गवर्नर भी रहे हैं, वजीर दाखिला भी रहे हैं और हमारे बड़े मेहरबान रहे हैं। कराची में वक्त गुजारा है, उसमें बहुत अच्छे मेरे इनकी याददाश्त है इनके बारे में। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई जनाब, पहला सवाल तो मैंने आपसे बड़ा जो बिल्कुल आपसे ताल्लुक है और साहब जहां बैठे हुए हैं कि कल एक हमारी सियासी जमातों की मीटिंग भी हुई, मंगला कोर का दौरा भी किया हमारे चीफ ने, इंडिया के जो दवल हैं उसने हमारे जो जनरल नासिर जंजुआ है उनसे भी बात की। क्या बॉर्डर की सिचुएशन क्या लग रही है आपको, सारी जो कश्मीर बॉर्डर सिचुएशन जो है बाय एंड लार्ज अंडर कंट्रोल है, मां सिवाय के एलओसी पर कहीं कहीं हिंदुस्तान क्रॉस बॉर्डर फायर खोल देता है और उसमें छोटे हथियार भी हैं और उसके अंदर बमों के गोले भी हैं जो मोटर के या दूसरे हल्के तोपखाने के, क्योंकि उसके भी शेल नजर आते हैं। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की साइड पे कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ। अभी कल कोई सिविलियंस की और एक दो स्कूल और कोई बिल्डिंग की इत्तला साल से हो रही है कि एलओसी पर कोई जमीन जो है वो ना हम उनके लेते हैं ना वो हमारी लेते हैं, बस अपने मोर्चों से फायर करते रहते हैं। दोनों मुल्क के वसाइल जो है ना अपने जाया करने वाली बात है और उससे कुछ हासिल नहीं होता। कुछ लोग जो है वो मारे जाते हैं, कुछ लोग जो है उनके जानवर मारे जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में मुझे वजह नहीं आती। और जब 2004 में जमाली साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने यूनिलेटरल सीज फायर कर दिया था, तो इसको हिंदुस्तान ने भी तस्लीम कर लिया था और कई सालों तक ये एलओसी खामोश रही है। और अब ये अपना दिखाने के लिए कि किसी बात पर अपना फ्रस्ट्रेशन है जो भी है वो इसको गर्म करने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर है कि जब वो करेंगे तो हम फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये लाहासिल एक बस्ट है और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर हिंदुस्तान समझता है कि वो अपने लोगों की तवज्जो हटा रहा है अपना कश्मीर के प्रॉब्लम से, तो कश्मीर का प्रॉब्लम तो और उजागर हो रहा है कि भाई वो कश्मीर को तो अपना जरूरी मसला था, ये पाकिस्तान के साथ ही पंगा लेकर वहां भी झगड़ा कर रहे हैं, तो ये तो और फ्लैश पॉइंट बन जाएगा और दुनिया की तवज्जो इस तरफ होगी कि दो न्यूक्लियर पावर आपस में उलझ रही है। हिंदुस्तान का जो भी मैं देख रहा हूँ जो स्टेप उठा रहा है वो हर स्टेप उसका उल्टा पड़ रहा है और उल्टा उसको नुकसान पहुंचे, उसके गले बात पड़ रही है। कोई अल्लाह हमारी मदद करने लगता है इस मामले में। ठीक बात है जी, ठीक बात। रज़ी साहब एक बड़ी जनस्तान ने बात कही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हो रहा। अच्छा, हम एक चीज देखते हैं कि हमारी इस तरफ फसलें भी उगी हुई हैं, लोग आ जा रहे हैं जी, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाएं, लोग मामूल का मुताबिक काम कर रहे हैं, उधर खौफ हो तो हो। हमारी स्टॉक मार्केट जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज होती है और आपका खास शोबा भी है, इंडिया की स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट पड़ रहा है इसका, जंग का जो होने चाहिए, हमारे यहाँ बढ़ रही है 41,000 पॉइंट क्रॉस कर गई। ये क्या ये फिनोमिना क्या है? रिकॉर्ड हाई लेवल पे चली गई है जी, 41,000 के लेवल के ऊपर। बेसिकली परसेप्शन का फर्क है जी। अब देखिए दुनिया भर के अंदर ईंधन और उससे रिलेटेड जितने शोबे हैं स्टॉक मार्केट्स में नीचे जा रहे हैं। यानी ईंधन जिन जगहों में भी इस्तेमाल होता है और हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, खासतौर पर सीमेंट का शोबा जो है वो भारत के अंदर नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईंधन की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, कोयले की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, जो कि मेजर इनपुट है एज ए ईंधन। हमारे यहाँ बढ़ रही है, हमारे यहाँ सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं, सीमेंट के शेयर्स की, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मेजर फैक्टर है वो सी पैक का है। अगर आप उस पर गौर करें कि सी पैक के लिए जितना सीमेंट चाहिए हमारी तो जो कैपेसिटी है वो अंडर हो जाएगी, हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है। तो उस परसेप्शन में कि ये चीजें अब इंडिया के अंदर मेजर इन्वेस्टमेंट उनके सेंसेक्स जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो है फॉरेनर्स की। फॉरेनर्स जो है वो अपने परसेप्शन से पीस को देख रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को देख रहे होते हैं। उनके ख्याल में यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ है, इसलिए सेंसेक्स जो है वहां से वो भागना शुरू हो गए। हमारे यहाँ ज्यादा इन्वेस्टमेंट 98% तकरीबन इन्वेस्टमेंट जो है वो लोकल है, बाहर से तो है नहीं। तो हमने तो भाई यहीं पे रहना है, हमने तो कहीं नहीं जाना। लिहाजा हमारे यहाँ लोगों सरमायाकारों ने ये समझा कि ये अगर एक दिन के लिए मार्केट गिरी है तो इसका मतलब है कीमतें कम हुई हैं तो खरीद लो। वो खरीदने में आए तो वो इतना स्ट्रॉन्ग आई है। ये भी हो रहा है कि चीन से कुछ सरमाया वगैरह जी जी। उसके अलावा दो तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं।
के इलेक्ट्रिक जो है उसको चाइना खरीदने लगा है, पीटीसीएल के ऊपर बात जो है वो आखिरी लेवल पे पहुंच गई है। और फाइनली हमारे एहसन इकबाल साहब पिछले दिनों चाइना के दौरे पे गए हैं और वहां पे पूरे रेल के, पाकिस्तान के पूरे रेल को 1947 के बाद हम रीवैम्प करने जा रहे हैं विद इन्वेस्टमेंट ऑफ $5.5 बिलियन, और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर के $46 बिलियन से अलग होगी। रशिया ने डिक्लेयर किया है कि उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए प्लान कर ली है, मतलब नॉट कि वो इरादा रखता है, प्लान कर ली है कि वो पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट खरीदेगा। 70% आपका टेलीकॉम सेक्टर भारत और मोबाइलिंग की सूरत में रशियन के पास जा चुका हुआ है। इतनी हम $46 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो के ऊपर आपस में दस्तों गिरेबान हुए हैं, कोई डायमंड पहुंचा हुआ है, कोई कहीं पे पहुंचा हुआ है। रशियंस और का जो फिगर है वो 450 बिलियन के राउंड अबाउट है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन वो इतने का फिगर यानी इससे 10 टाइम्स ज्यादा की बात करते हैं जिसकी अभी अनाउंसमेंट आई है। तो पाकिस्तान जो है वो मुस्तकबिल करीब में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की सूरत में एज ए नेशन भी हम डरे हुए नहीं है। नहीं, हम यरके हुए बिल्कुल नहीं है। हाँ। हम तो बल्कि निकल के कह रहे हैं कि भाई अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि देखिए इंडिया के अंदर ना कुछ और चीजें हैं। एक जो नुकसान हुआ है, थोड़ा सा जान की ईमान पा के जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, इख्लाफ नहीं करूंगा। इन कॉन्फ्लिक्ट का एक नुकसान हुआ है जो कश्मीर में पिछले कोई 90 दिनों से एक सीज की सिचुएशन चल रही है, घेराव हुआ है, सीज की उन्होंने पूरी तरह जकड़ रखा है। कश्मीर के में जो जुल्म हो रहा है वो मसला दबता दिखाई देता है, वो दबता दिखाई देता है। साहब ये एक बात मैं करना चाहता हूं कि इंडिया तो गालबन जो दवल ने बात की है वो एक वही बनिए की बात है कि अब हम पीस हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्टॉक मार्केट बैठ रही है, इंडस्ट्री प्रेशर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम आ रही है। लेकिन हमारे भी एक सोचने की बात है कि जितना हमने एक्सेलरेट किया है, इसको हमने नहीं किया तो इंडिया ने, तो इंडिया उसमें कामयाब रहा कि कश्मीर के मसले पर फोकस कम हो गया। कुछ लोगों की राय ये है, आप क्या कहेंगे इस पर? तो मेरे ख्याल से तो कश्मीर के मसले पर नहीं फोकस कम हुआ, और ये तो मसला वॉशिंगटन में भी जिलानी साहब ने उठाया है और इसके ऊपर बाकी चैप्टर्स के अंदर भी और बाहर की मुल्क के साथ भी कश्मीर के मसले बात हुई है। तो मतलब ये मेरे ख्याल से कि ये जो है बैकग्राउंड में नहीं गया अभी तक इसकी सतह बुलंद है अब तक, क्योंकि रोज कैजुअलिटीज हो रही हैं। अभी देखिए वहां बारामूला का वाकया पेश आ गया, दैट इज कश्मीर रिलेटेड, इट इज नॉट एलओसी रिलेटेड। तो मेरे ख्याल में ये अभी तक तो रहेगा। तो दूसरा मैं आपसे कहिए क्या वजह है, ये बात याद रखें कि जब से इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना अमेरिका का, उसकी आशीर्वाद या उसकी मर्जी के बगैर वो कोई इस तरह का बड़ा एक्शन नहीं हरगिज कर सकता। और इस वक्त जो वहां इलेक्शन है अमेरिका में, तो इस वक्त कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां कोई वो बड़ा गेम खेलना चाहे या पाकिस्तान को प्रेशर में लाना चाहे अपनी पॉलिसी के मुताबिक, क्योंकि अभी तो ये लाइनें वाज़ा हो रही है कि भाई ये अपना इंडिया और ये और कुछ यूरोप के लोग जो एक तरफ हो गए और अभी रूस और पाकिस्तान चाइना ये एक अलग उभर रहे हैं। तो एक ये वजह भी है। तो मोदी ने जो अपनी स्टॉक मार्केट खराब हो रही है, कुछ खराब हो रही है या फॉरेनर वहां से पैसे निकाल रहे हैं, ये तो हाइप उन्होंने खुद उनके मीडिया ने क्रिएट किया, वो तो खुद उनके लीडर ने क्रिएट किया है, अपने पैर पर खुद कुरानी मारी है, ऐसे हालात पैदा किए हैं कि लोग कहते हैं कि शायद यहाँ जंग छिड़ जाए। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा कोई माहौल नहीं है, पाकिस्तान में टोटल नॉर्मलसी है। पाकिस्तान के लोग बहुत सियासी लोग भी बहुत मैच्योर तरीके से जो है वो इसके साथ डील कर रहे हैं इस सिचुएशन से। अच्छा, ये लगता है कि जैसे वो इलेक्शन भी हो रहे हैं, यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं, बिल्कुल वो भी एक जरूर एक आम फैक्टर है, क्योंकि ये तो मुतासिब तरीके की जो पॉलिसीज है उसी पर अपने वोट लेते हैं हिंदुस्तान वालों से, लेकिन सिखों में ये कामयाबी उनको मुतासिब तरीके से हासिल नहीं होगी। ठीक बात है, ये बात उन्होंने अच्छी कही, सिखों में नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि वो इंडिया में आज मैंने जावेद नकवी का देखा जो बड़ा अपना एक सेकुलर माइंड रखते हैं, उन्होंने कहा भाई देखो ये वाजपेयी ने किया था कि अपने एक्सलेट किया था, वो इलेक्शन हार गया था, और मनमोहन सिंह ने उल्टा किया था 2008 में जब सूरत हाल डेवलप हुई थी तो वो इलेक्शन जीत गया था। तो तुम ये जो तुम तारीख को नहीं जानते, वो इक्लिस हील जो है तुम्हारी, ये तुम्हारी तारीख की तुम्हारी कमजोरी की, तुम्हें तारीख का नहीं पता, तुम तो मारे जाओगे इसको एक्सलेट करते हुए।
इसलिए शायद दवल का फोन भी आ गया है कि अब बंद करो। मेरा ख्याल जावेद नकवी साहब जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी देख लेना चाहिए कि बाबरी मस्जिद को लीड करने वाले ग्रोह में शामिल था मोदी, और इलेक्शन जीत के गुजरात का चीफ मिनिस्टर बना। फिर गुजरात के अंदर कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के नतीजे, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ और उस कत्लेआम के नतीजे के अंदर वो फिर इलेक्शन जीत के वहां का वजीर आजम बना। तो मेरा मतलब है कि थोड़ा सा ये पैरेलल एक एनालॉजी भी ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि चूंकि उसकी एलिवेशन ही हेट मॉन्गरिंग की बुनियाद पे है, वो नफरत की सियासत करता है, किसी के खून के ऊपर सियासत करता है, वो वही फीड, वो वही खुराक ढूंढ रहा है, उस मॉन्स्टर के लिए वो वही खुराक ढूंढ रहा है। मतलब इस दफा उसने अपने इंटरनल मुसलमानों की बजाय इधर को थोड़ा सा द बुचर ऑफ गुजरात इज नाउ द बुचर ऑफ कश्मीर वाला जो इस वक्त हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि अब उसने कश्मीर अपना गुजरात से तवज्जो उठा के मुसलमान वहां पे अभी तक इंडियन मुआशरे के अंदर बहरहाल एक विलन के तौर पे पेश किए जाते हैं। मुसलमान अनऑफिशियली तो वो मानते हैं कि पिछले सेंसस में 2001 के अंदर 2011 के अंदर जो थे वो 14% उन्होंने डिक्लेयर किए थे, मुसलमान कहते हैं 19% है, वट एवर द फिगर इज, उन्हें एक बड़े विलन के तौर पर पेंट किया जाता है। उस 3.5% ब्राह्मण माइनॉरिटी की तरफ से जिसकी 7% रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा के अंदर, सॉरी 70% रिप्रेजेंटेशन है, वो जो डोमिनेट करती है ना ब्राह्मण, वो मुसलमान को एक मॉन्स्टर पेंट करके अपने लिए उस टाइप। इकबाल ने कहा था ना कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी का मतलब दिल्ली में ब्राह्मण रूल है, ब्राह्मण रूल वो अभी तक कायम है, वो अभी तक कायम है। अब देखिए 3.5% एक उसकी टोटल पॉपुलेशन है और 70% लोकसभा की जो सीटें हैं वो इस 3.5% के पास है, तो रूल कौन कर रहा है? ठीक बात है। जनरल साहब, एक में जरा थोड़ा सा इसी से जो एक सवाल निकला वो आपसे पूछना चाहता हूं, खास आपका सब्जेक्ट है, वो ये है कि फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि दुनिया के मीडिया पे, डिफेंस जर्नल में, बहुत सी जगहों पर ये एनालिसिस आ रहा है कि इंडिया की फौज लड़ नहीं सकती। खासतौर पर यह कि पाकिस्तान और चीन का अगर इत्तेहाद हो जाए तो बिल्कुल नहीं लड़ सकती, और यह है कि उसका असला फलानी तरह का है, फलाना पुराना है, उनके जहाज अगर वो रिवैम्प भी करें तो 10 साल लगेंगे, उनके टैंकों की ये हालत है, पाकिस्तान खुद बना रहा है, वगैरह वगैरह। बरतानवी फौज ने भी ये तजिया यही किया है कि इंडियन आर्मी पाकिस्तान की फौज को शिकस्त नहीं दे सकती। इस तरह के सारे एनालिसिस आ रहे हैं, जिसका मतलब है जिस चीज पे वो सुपर पावर बनना चाहता था वो तो एक्सपोज हो रहा है इस सारे चक्कर में। जी, उन्होंने बहुत जगहों से एक्स्ट्रा खरीदा हुआ है। पहले रूस का था ज्यादा मेन सोर्स, अभी अमेरिका से, फ्रांस से, बाकी जगहों से भी खरीद रहे हैं। लेकिन मैंने इनके एक पुराने चीफ जो वीपी सिंह जो गालपना बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं, जी जी जी, उनकी किताब पढ़ी थी। उन्होंने तो बहुत खराब तस्वीर पेश की अपनी फौज की हालात की, ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस की, इक्विपमेंट की। उसने कहा हम पाकिस्तानियों से टेंशन हुई तो हमने बॉर्डर में माइन लगानी शुरू की, तो हमारे अपने जो माइन बने होते उससे अपनी बहुत कैजुअलिटी लगाते हुए हो गई। अच्छा, वो माइनों में डिफेक्ट है। हाँ। और इस किस्म के फिर वो कहते हैं उनके वहां रिश्वत बहुत है, कहते हैं मुझे भी कई करोड़ रुपए की रिश्वत ऑफर की गई कि फलानी गाड़ियां कर लो, फलानी चेकोस्लोवाकिया से ले लो तो ये होगा। तो उससे पता चलता है कि एक तो उनको इक्विपमेंट, उनका देखभाल और फिर उनकी वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट, आज तक वो पिछले 40 साल से लगे हुए जहाज बनाने पर कि अपना कोई फाइटर बना ले, ना बना सके। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जेएफ थंडर 17 बनाया है जो कि एक बहुत अच्छा जहाज है। या चाइनीज कोलैबोरेशन से हमने टैंक अल खालिद टैंक बनाया है जो कि माशाल्लाह एक अच्छा टैंक माना जाता है। तो हिंदुस्तान ने अर्जुन वर्जुन शुरू की, लेकिन अब तक उसको सही मानों में कामयाबी हासिल ना हो सकी। उनके यहाँ भी बेइंतहा वहां करप्शन है और वहां पर फौज में जो है कोई बहुत अच्छी सर्विस नहीं समझा जाता, और जो इज्जत फौजियों की हमारे आवाम के दिल में वहां नहीं है एज कम्पेयर टू। और दूसरी बात यह है कि हमारा तो एक जज्बा है, लेकिन वो आपको जज्बा वहां मफकूद नजर आता है, कोई इतना बड़ा जज्बा वहां नजर नहीं आता। कोई कहां से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, तो उनका है सिलसिला। तो उनकी फौज ये खाली इनकी एनालिसिस नहीं है अंग्रेजों की, ये जापानीज की भी है कि इंडिया इज इनकेपेबल ऑफ ए सर्जिकल स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, कि उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक करें और वापस चले जाएं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान का फजाई दिफा का निजाम बहुत मजबूत है और वो मतलब वहां कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो ज़रबे अज़म और ये ऑपरेशन चल रहे हैं
इसमें फौज और एयरफोर्स का बहुत करीबी इश्तराक रहा है और बहुत तजर्बा हासिल हुआ है। और पाकिस्तान की फौज बड़े मुश्किल हालात में लड़ी है, एक अनकन्वेंशनल वॉर के अंदर भी। तो दुनिया के तमाम लोग जो है पाकिस्तानी फौज की प्रोफेशनलिज्म को तस्लीम करते हैं, और अमेरिका में और इंग्लैंड में और बाकी जगहों पे जो बहुत से मुकाबले होते हैं जिसमें हमारे कमांडोज जाते हैं, हमारे जवान जाते हैं, और वहां मीलो मार्च होती है, उसके बाद फायरिंग होती है, उसके बाद निशानाबाजी होती है। अभी भी पाकिस्तान की टीम नंबर 1 आई थी, 3 मुल्कों के लोग थे वहां। तो पाकिस्तान की फौज ने अपना प्रोफेशनलिज्म में, एयरफोर्स ने भी अपना लोहा मनवाया है। और पाकिस्तान में आप देखें लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, हम लोग सारे के सारे, हमारी फौज भी रिलैक्स है, घबराहट नहीं है कोई। अब उनका डीजीएमओ एक गलत स्टेटमेंट दे रहा है, फिर उसको वापस ले रहा है। जो स्टेटमेंट दे रहा है उसको चीफ कह रहा है कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की है, हाँ, वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं हमने नहीं की है। इसी से पता लगाने क्या डिस्कनेक्ट है वहां पर। उनका डीजीएमओ जो है वो कुछ सियासी आदमी बन गया है, यहाँ शायद आइंदा प्रमोशन के इंतजार मजाक बना हुआ है, वो तो मजाक ही बना हुआ है जी कि वो किस वीपी सिंह साहब ने भी फौरन निकल के फिर शामिल हो गए, वीपी सिंह साहब भी। हाँ जी। हाँ। अच्छा, ये जो जनरल साहब कह रहे हैं कि हम रिलैक्स लोग हैं और नतीजे के तौर पर हमारी इकोनॉमी पे भी असर नहीं पड़ रहा, हमारे सियासतदान भी बिहेव नहीं अब कर रहे, कम से कम इस मसले पर तो वो एक पेज पे आए हैं, ये पॉजिटिव बात है। मतलब ये है कि कल कुछ कह रहे थे कि फौजी क़यादत को बुलाना चाहिए था मेरा ख्याल, लेकिन फौजी क़यादत को बुलाने से पहले ये बात लाजमी थी कि सियासतदान अपना हाउस इन ऑर्डर करें। तो कल उन्होंने क्या ख्याल है कि अच्छा एक मुजाहरा नहीं है ये करना? स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर इमरान खान साहब भी इसमें तशरीफ ले जाते, हाँ, खुद जाते तो अच्छा था। मिली यकजहती का एक और बड़ा मुजाहरा कौमी यकजहती का नजर आता, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सियासी तरजीहात हैं। और कल एक चैनल तो दिखाया कि वसीम अकरम और फैमिली के साथ उन्होंने एक पैरेलल एक्टिविटी जो है वो दिखाई कि वो बहुत ज्यादा, अब मतलब कि वो एक्टिविटी दिखाने का मतलब भी यही था कि मुझे कोई काम वाम कोई नहीं था, लेकिन मैं बहरहाल नहीं गया। मतलब ये प्रूव एस्टेब्लिश करना था कि मैं जानबूझ के इंटेंशन नहीं गया। अदरवाइज तो वो एक्टिविटी को सीक्रेट भी रखा जा सकता था, वो फैमिली गेट टुगेदर थी, उसमें कोई पॉलिटिकल तो वो थी नहीं, लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया। मीर साहब, जो असल बात है वो ये है कि हमने इस खित्ते के अंदर इंडिया के साथ 2001 का स्टैंड ऑफ भी भुगता है, उसके बाद फिर ये होते रहे, ठीक है ना जी, ये स्टैंड ऑफ होते रहे, और उसके हमारे लोगों को पता लग गया हुआ है कि ये शेर आया की बात ही करते हैं, शेर आना कोई नहीं। हमारे लोग तो हो गए रिलैक्स। वहां पर चूंकि मोदी साहब हुक्मरान है और ये टेंशन उनको वारा खाती है, उनको बेनिफिट करती है, दैट्स वाई वो इसको हवा देते हैं। उनका मीडिया इसको काता और ले दौड़ी, जो कि वहां पे जी और स्टार जो है वो उनकी सीबीआई और रा की जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। और सबसे आखिर में न्यूज चैनल इसीलिए शुरू किए गए थे कि पहले उन्होंने डोमिनेट किया था एंटरटेनमेंट चैनल के जरिए पूरे सब कॉन्टिनेंट के माइंडसेट को। वो 80 चैनल के सेटअप जो है वो बगैर किसी फंडिंग के नहीं है, और वो अपने ऑब्जेक्टिव के लिए हुए वो वार हिस्टीरिया को लेके ऊपर जाते हैं और नतीजे के अंदर पूरी कौम को एक हिजान में मुब्तला करते हैं। अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी साइड पे ना मीडिया उस तरह का है, ना यहाँ की लीडरशिप ने खासा बिहेव किया। हम बड़े खुद बहुत एतराज करते हैं, लेकिन इस बार खासा बिहेव किया है जी, ना इस तरह की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस तरह की कोई सपोर्ट। अब मैं आखिरी सवाल जनरल साहब से करना चाह रहा हूँ, वो मंगला कोर का जो दौरा है जिसमें जनरल साहब गुजरांवाला के कमांडर भी, और आप तो सारी ये लाहौर में भी रहे हैं, लाहौर के कमांडर भी और पेशावर के कमांडर भी, यानी कोर कमांडर मेरा मतलब है, ये शरीक थे और डीजीएमओ भी थे। तो इसको क्या आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे फौजी टर्म्स में? जी, मैं समझता हूं कि ये इसमें बाकी कोर कमांडर, जब ये कराची के कोर कमांडर भी नजर आ रहे थे इस मीटिंग में। अच्छा, वो भी थे? अच्छा, हाँ, नवीद मुख्तार साहब भी बैठे हुए थे, तो बाकी लोग भी होंगे। आई थिंक एक किस्म की ऑपरेशनल कॉन्फ्रेंस ही कह सकते हैं इसको, अपनी कोऑर्डिनेशन, अपनी कि भाई आपकी क्या सिचुएशन है या किस लेवल पर अपना हमने प्रिपेयरनेस को रखना है, कि हम एस्केलेशन भी नहीं करना चाहते, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपना डिफेंस मजबूत, अपना गार्ड ऊपर रखना चाहते हैं कि किसी कोई ऐसे अचानक हो। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की कोऑर्डिनेशन के लिए कि हिंदुस्तान अगर कोई, इनको पता होता क्या उनके प्लान्स हो सकते हैं और क्या हमें काउंटर करना है, तो ये इस चीज को लोगों की राय लेने के लिए और अपना आइडियाज बनाकर एक मंसूबा ताकि उभर आए क्लियर के हर किसी ने क्या करना है,
अगर कोई एक्सप्रेशन होती है या कुछ कार्रवाई करता है हिंदुस्तान तो ऐसी किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस थी कोऑर्डिनेशन की। ठीक बात है। वो स्ट्राइक फोर्स भी है हमारी की, हमारी कोर आर्मड कोर स्ट्राइक कोर है हमारी, तो उनमें से एक ये भी है, लेकिन ये उन्होंने मंगला को चुना क्योंकि वो मंगला आपको पता है कश्मीर के बॉर्डर के नजदीक है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। और बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज गया है जी इस मीटिंग पहले से जब across the border। क्रॉस टैक्स हुई थी तो उन्होंने इसी कोर को मूव किया था, जिससे इंडिया भागा था वापस। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच जी। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रिजवान रज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत रहनुमाई की। इसी के साथ हम इजाजत लेंगे, वक्त पहले काफी हो गया जी। मुझे और मीर साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।